संविधान के संरक्षक और संविधान की समीक्षा का अधिकार रखने वाले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ऐसा फैसला दिया है जो न सिर्फ आने वाले वक्त में भारत के राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे राज्यपालों के कामकाज को नियमों में बांधने के लिए नजीर बने। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के मनमाने रवैये पर भारी क्षोभ व्यक्त किया और उन्हें कड़ी फटकार दी है। लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र की मोदी सरकार की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर.एन. रवि जो कुछ भी कर रहे हैं वो केंद्र के इशारे पर कर रहे हैं। इस पूरे संवैधानिक मामले पर जानकारी देने और बातचीत के लिए स्क्रीन पर मौजूद हैं सनी सेबेस्टियन, विश्लेषक और प्रख्यात पत्रकार, गोविंद चतुर्वेदी जी, विश्लेषक और प्रख्यात पत्रकार। तो पहला सवाल, इस सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, क्या वो आने वाले वक्त में देश के राज्यपालों के लिए नजीर बनेगा या वो इसे दरकिनार कर अपनी मनमानी जारी रखेंगे? सनी जी। नमस्कार। ये अभी 8 अप्रैल का जो जजमेंट है वो हिस्टोरिक जजमेंट माना जाएगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ही मैं बोलना चाहता हूँ शुरू में, वो सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिबिलिटी रिट्रेट करता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को अपहोल्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है। और इसमें जस्टिस पार्डीवाला जी और जस्टिस महादेवन, इनके जो वेर्डिक्ट है हिस्टोरिकली, और एन राम, हिंदू के जो डायरेक्टर है हिंदू ग्रुप पब्लिकेशंस के, राम बता रहे फेमस विक्ट्री फॉर फेडरलिज्म इन द कंट्री। फेडरलिज्म स्टेट्स के लिए जो इंडिया का जो कंसेप्ट है, फेडरल कंसेप्ट है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है। इस तरह का एक तो ये है। दूसरा, जो अभी जो गवर्नर का रन चल रहा है, गवर्नेंस का रन चल रहा है, अनकंट्रोल्ड रन चल रहा है, ऑब्वियसली तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है इंटरफियरेंस स्टेट के फंक्शनिंग में इनडायरेक्टली, ये तो ज्यादातर जब इलेक्टेड गवर्नमेंट बीजेपी का नहीं है, नॉन बीजेपी पार्टीज का या नॉन एनडीए पार्टीज का होता है, इसमें ज्यादातर हो रहा है। और साउथ में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है या नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। और ये वर्डिक्ट में इसमें क्लियरली फर्स्ट टाइम आया। अदरवाइज आर्टिकल 200 में एज द अर्लीस्ट था, गवर्नर अपने पास जो बिल आता है वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे रखा था अभी तक, एट द अर्लीस्ट। इन्होंने 1 साल से 5 साल तक डिले कर दी। और उसके बाद क्लियर कट ये जो बेंच है, कल सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर आपको भेजना है। और ये जो इसमें जो ये करंट वर्डिक्ट है, इसमें कई चीजें हैं। प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया था ये बिल्स, ये सारे इफेक्टिवली क्लियर्ड है, ये इफेक्टिवली अप्रूव्ड है। इनका वर्डिंग इस तरह का है वर्डिक्ट का। ये बहुत ही हिस्टोरिकल है और आगे वाले दिनों में इसमें काफी डिबेट होने वाला है। और हम भी अभी तो एक शुरुआती मानना चाहिए, ये डिबेट भी एक शुरुआत है। थैंक यू। तो पंडित नेहरू के जमाने के बाद से ही राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठते रहे, लेकिन पिछले 10 सालों में राज्यपालों ने ऐसी भूमिका अख्तियार कर ली जिसमें विपक्षी दलों की सरकारों को न सिर्फ हतोत्साहित किया जा रहा था, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके राज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। इनमें अगर देखें तो मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सबसे ऊपर है। गोविंद जी, आप बताएं कि पंडित नेहरू के जमाने के बाद धारा 356 के दुरुपयोग के अनेकों मामले आए, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार के टाइम में 356 पर अभी तक सिर्फ मणिपुर
एक ऐसा राज्य है जहाँ 356 अप्लाई की गई है। तो आखिर केंद्र सरकार 356 को दरकिनार कर, यानी अगर राज्य में कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो केंद्र सरकार 356 लगाकर सरकार को बर्खास्त कर दे। लेकिन मौजूदा 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। क्या माना जाए कि मोदी सरकार जानबूझकर राज्यपालों के माध्यम से विपक्षी दलों की सरकारों को बुरी तरह से हतोत्साहित और परेशान कर रही। बाजी देखिए, आपने जो सवाल किया है और जो पिछले वर्षों के दृष्टांत हैं, वो अपने आप में ये स्पष्ट करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसके बाद आप जाएं तो थोड़ा सा हार्श होगा शायद मेरा कमेंट, लेकिन मेरा मानना यह है कि संविधान बनाने वालों ने, संविधान निर्माताओं ने जिस अलंकारिक संवैधानिक प्रमुख की कल्पना की थी संविधान में कि राज्यपाल का काम होगा, जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा उसकी अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी सलाह पर काम करेगा, बस। सारे कामकाज राज्य के या राज्यों के भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद की स्थितियों को अगर आप इन 10 वर्षों में देखेंगे तो जिस तरह से हुआ है, 356 का अगर कभी उपयोग दुरुपयोग जो भी हुआ, उपयोग अगर हुआ तो सही था, दुरुपयोग हुआ तो उसको कोई सही आज भी नहीं ठहरा सकता, न पुराने को न आज के को। लेकिन केवल इस डर से कि हमारे ऊपर आरोप लगेंगे 356 के दुरुपयोग के, उसके तहत काम न करके और दूसरे दाएं बाएं के तरीकों से काम करना, वो भी अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है, कम से कम भारत के देश के। आप जाकर के देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मतलब मैं जो कह रहा था कि बहुत कठोर होऊंगा शायद मैं राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल पद की बात कर रहा हूं अभी, मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 65 सालों में 356 के नाम पर संवैधानिक प्रावधानों का या मान्यताओं का, परंपराओं का दुरुपयोग करने के जो आरोप लगे समय समय पर, उसके बावजूद हिंदुस्तान में राज्यपाल पद की एक गरिमा थी, गरिमा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब भी खत्म हो गई है, लेकिन अगर इस केस को, इस फैसले को इस देश के तमाम राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। ये जाहिर करता है ये फैसला कि इसके पहले की स्थिति में, खासतौर पर तमिलनाडु का जो राज्य होके आ रहा है, तो राज्यपाल पद की प्रतिष्ठा एक तरह से मिट्टी में मिलाने जैसी स्थिति हो गई। राज्यपाल का अधिकार ही नहीं है कि वो राज्य के मंत्री को बर्खास्त कर दे अपनी तरफ से। एक मंत्री, वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन तमिलनाडु में मंत्री को बर्खास्त किया राज्यपाल ने। उसके अलावा कितने ही मामले और हो गए, राज्य का नाम बदल दो। अरे भाई, आपका अधिकार ही नहीं है। वो मंत्री परिषद या विधानसभा प्रस्ताव भेजेगी, तब भी राज्य का नाम तो भारत सरकार बदलेगी, वो आपका काम थोड़ी राज्यपाल का के राज्य का नाम बदल दो। लेकिन जो आपने कहा कि जिस तरह की कोशिशें, और जो सनी जी ने अपने ओपनिंग नोट में कहा, स्थितियां वो हैं कि उस तरह से अगर हम काम करना चाहते हैं तो राज्यपाल पद की तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है आज की तारीख में। अब इससे सबक लेकर के और बनने वाले राज्यपालों को आप देखिए, ऐसे भी राज्यपाल है, ये नहीं कह सकते कि हम पुराने राज्यपालों की, तो मैं अगर नाम लूंगा तो उनका तो मतलब वो तो डॉक्टर संपूर्णानंद का अगर मैं आज नाम लूं या और दूसरे नाम लूं तो वो तो लोग ही अलग थे। आज हम वही जो एक गाने में या किसमें कहाँ गए वो लोग, तो कहाँ गए वो लोग जैसी स्थिति है कि वो लोग तो हैं ही नहीं। लेकिन अनुसुईया उइके, आप याद करिए, मणिपुर की गवर्नर थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और मणिपुर की स्थिति पर उन्होंने शुरू में, जब मणिपुर की स्थितियां बन रही थी, तब
कमेंट किए, तब अपनी रिपोर्ट भेजी पब्लिकली। उन्होंने कहा कि मणिपुर किधर जा रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने क्या कहा। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जिन पर हम ये आज चर्चा कर रहे हैं, रवि जी वो भी हैं, और भगत सिंह कोश्यारी भी हैं, जिन्होंने सुबह 4 बजे 5 बजे शपथ दिला दी। ये गवर्नर के काम नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं परिस्थितियां वो हैं, और ये फैसला जो सनी जी ने भी कहा, ये फैसला शायद शायद आने वाले राज्यपालों को ये सोचने को मजबूर करे कि वो अपना नाम इतिहास में कहां लिखाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के मंसूबों को पूरा करना हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक गरिमा तो खुद की रखनी पड़ेगी उनको भी, कि वो गरिमा रहे उनकी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र अपने वर्डिक्ट में नहीं किया है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि हाल ही एक राज्यपाल ने राज्य विधानसभा में मर्यादा को दरकिनार करते हुए विपक्ष को, यानी विपक्षी सदस्यों को जो हंगामा कर रहे थे, उनको अपनी आवाज से जवाब देने की कोशिश। जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये शायद देश भर में पहला मामला है जब से संविधान लागू हुआ है कि किसी राज्यपाल ने विपक्ष के हंगामे का जवाब किसी नेता की तरह देने की कोशिश की। चलिए जी, क्या मानते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है, ये इस वर्डिक्ट की रोशनी में उन पर भी लगाम लगाएगी? नहीं, अभी तो गवर्नेंस का तो जनरली ये चीज होता है, जो गवर्नर अपॉइंट होता है, जो रिवार्डिंग पोस्ट है, रिवार्ड की तरह देते हैं, और बहुत पुराने और रिटायर्ड पॉलिटिशियन या जिनको रिटायर करना चाहते हैं, इस तरह का पॉलिटिशियन, कई बार इसमें बहुत पढ़े लिखे भी नहीं होता ना, इस तरह का, लेकिन उन्होंने सेवा की पार्टी का, मान लो पब्लिक का भी किया होगा, लेकिन पार्टी का तो बहुत सेवा की। और कईयों को तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी है, फलाने जगह का या फलाना जाति का, फलाना कास्ट का, इस तरह का। लेकिन अभी क्या, ये रवि जी है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है और हाई प्रोफाइल ऑफिसर, और उनका टाइम में भी कंट्रोवर्सी बहुत हुआ था, 73 ईयर ओल्ड है। और आपने पहले जिक्र किया था, मतलब मिनिस्टर को डिसमिस करना वगैरह, इवन अनपढ़ आदमी भी सोच नहीं सकता इस तरह के, क्योंकि उनका एरिया में है नहीं, उनका राइट ही नहीं। और ओवर ए पीरियड हम ये देख लीजिए, जो केरला में भी ये सिमिलर इश्यूज है, अभी अभी है। और आरिफ मोहम्मद खान जी के टाइम में ज्यादातर प्रॉब्लम वीसीस के अपॉइंटमेंट्स के बारे में था, यहाँ भी ये इश्यू है। तो इसीलिए कई स्टेट्स कंसर्न शेयर करता है गवर्नर का बिहेवियर, जैसे आरिफ मोहम्मद खान जी है, वेस्ट बंगाल गवर्नर आपने जिक्र किया, हम वाइस प्रेसिडेंट साहब है। और ये पुदुचेरी फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी जी है, महाराष्ट्र गवर्नर गौर जी ने जिक्र किया है, कोश्यारी जी है। और तथागत राय है, मेघालय गवर्नर। ये जो लिस्ट है, इसलिए इसलिए क्यों बढ़ रहा है ये लिस्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है ये क्लैरिफाई करने के लिए, क्या जानबूझ के आप इस तरह का गवर्नर को इंस्टॉल कर रहे हैं क्या स्टेट कैपिटल्स में, सो दैट आप वहां दिल्ली बैठ के रूल कर सकता है। और इसमें क्लियर कट लिखा है, गवर्नर कल वाला वर्डिक्ट में गवर्नर का काम स्मूथन करने का है, फंक्शनिंग अड़ंगा लगाने का नहीं है, स्मूथन करने का है। वो एक कोऑर्डिनेटर की तरह फंक्शन करना चाहिए, फैसिलिटेटर की तरह फंक्शन करना चाहिए। ये तो शुरू से झगड़ा करने के लिए, पैरेलल पोस्ट क्रिएट करने के लिए, ये क्या इंप्रेशन देता है हमारे कंट्री के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में। तो अनफॉर्चुनेट स्थिति है। आई थिंक जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी क्लैरिफाई करना चाहिए किस तरह का गवर्नर हम स्टेट कैपिटल भेज रहे हैं, बहुत ही खराब प्रेसिडेंट है ये। और स्पेशली इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, इट शुड बी टेकन अप। ये वर्डिक्ट राज्यपाल से ज्यादा केंद्रीय मंत्रिमंडल
पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी माना जा सकता है? वो मुझे नहीं, निश्चित तौर पे राज्यपाल जो काम कर रहे हैं, मैं इसमें दो तरीके से देखता हूं सुभाष जी। एक हिस्सा वहां है ही जो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए राज्यपाल हैं, वो इस तरह का अगर व्यवहार कर रहे हैं, और अगर भारत सरकार जो भी किसी भी पार्टी की हो, मान लीजिए आज बीजेपी है, कल और दूसरी किसी पार्टी की हो, लेकिन अगर वो सरकार राज्यपाल के इस व्यवहार को सहन करती है, दो रास्ते हैं। राज्यपाल अगर संविधान में लिखे तरीके से अलग काम कर रहे हैं या अलग काम किया, या मान लीजिए ये फैसला आ गया 24 घंटे होने को आ गए, क्या राज्यपाल को तुरंत अपने आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? या अगर वो नहीं इस्तीफा देते हैं तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इससे कठोर फैसला नहीं दे सकता, क्या भारत सरकार को उन्हें बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? दोनों स्थितियां हैं। तो अगर एक स्थिति में तो यह है कि अगर राज्यपाल अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों से, और संविधान का प्रदत्त अधिकार यही है कि मंत्रिपरिषद आपको जो सलाह दे रही है उसको आप मानिए। आप राजस्थान को याद करिए, अभी 2-3 साल पहले की स्थिति में कलराज मिश्र यहाँ गवर्नर थे, राजस्थान सरकार बार बार लिख के भेज रही थी कि सदन की बैठक बुलाइए, और वो बार बार उसको इनकार कर रहे थे। उनका हक ही नहीं है। अगर वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में होता तो सुप्रीम कोर्ट बताती कि उनकी क्या सीमाएं थी। तो ऐसे में या तो राज्यपाल, भारत सरकार एक्शन करती, या जब भी कोई राज्यपाल ऐसा करे, और अन्यथा स्थिति में मेरा मानना यह है कि अगर भारत सरकार भी कहे कि भाई आपको इस तरह काम करना है, तो राज्यपाल को भी कुछ अपने विवेक का इस्तेमाल तो करना चाहिए। जैसे सतपाल मलिक ने किया, फाइल पे दस्तखत करने थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा इस पे, इसमें ये हो रहा है, जो भी जिसने भी कहा हो। तो और उसके बाद आपने, हमने सबने देखा कि वो खुल करके बोलते रहे उन चीजों पे कि मैंने किनसे क्या कहा, जम्मू कश्मीर के बारे में क्या कहा, नहीं कहा। हो सकता है वो ज्यादा बोले हों, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों ही स्थितियां हैं कि भारत सरकार को भी संविधान को लांघने वाले गवर्नर को पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, और गवर्नर को खुद को भी ऐसे निर्देशों की पालना में अगर कोई है तो बहुत विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे कई राज्यपाल हैं जिनके खिलाफ गंभीर मामले जांच में चल रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के खिलाफ भी 1992 से 2019 तक भूमि घोटाले, वित्तीय लेन देन और नीति हेरफेर की जांच चल रही थी। लेकिन संविधान की के प्रावधान के तहत जैसे ही वो संवैधानिक प्रमुख के तौर पर तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर आसीन हुए, उनके खिलाफ जांचें बंद हो गई। कई राज्यपाल हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं होगा। तो क्या मोदी सरकार ऐसे लोगों को छांट छांट कर, बीन बीन कर राज्यपाल बना रही है जो जांचों में फंसे हुए हैं, जिन पर गंभीर आरोप हैं, और इसी वजह से वो केंद्र के इशारे पर काम करने के लिए मजबूर है? सनी जी। नहीं, इसमें गवर्नर अपॉइंटमेंट जैसे पहले भी मैंने जिक्र किया था, इनका रवि जी का ही महामहिम RN रवि जी का भी जो केस ले लीजिए, ये 2019 में नागालैंड, मेघालय और उसके बाद नागालैंड गवर्नर थे। उसके बाद बिगर स्टेट में और बड़े स्टेट में भेज दिया, प्रमोशन है, इस तरह का प्रमोशन दे के भेजा है। फर्स्ट तो सिलेक्शन है, टेंडर्ड आदमी का सिलेक्शन, सेकंड इनका प्रमोशन है, और थर्ड इनका जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक्शन, इवन इवन बहुत ही एराटिक एक्शन है, मंत्री को डिसमिस करना वगैरह, जो कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का जो जिम्मेदारी दे रखा है उस आदमी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम खुद का इनिशिएटिव पे कर रहे हैं, स्व मोटो कर रहे हैं। फिर भी कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये कोई जवाबदेही नहीं है। इस तरह का जो है बहुत ही ज्यादा, ये तो इधर आप इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है, गवर्नर भी सरकार का एक पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट जिम्मेदारी उनका नहीं है, हमसे जवाबदेही है। और बाकी इसमें
करेक्शन तो होना ही चाहिए इस लेवल का कोर्ट मेरे ख्याल से, और आगे चल के कुछ तो गाइडलाइंस देते तो अच्छा रहता। लेकिन अभी तक तो दिया है, वो बहुत ही मतलब अप्रिशिएबल चीज है। लेकिन फर्दर थोड़ा और गाइडलाइन तो इन्होंने एक मेजर दिया है 3 महीने वाला, है ना। और ये भी किया है, यू कांट होल्ड बैक चीजें, तीन आपकी मर्जी, जो बिल्स होल्ड बैक नहीं कर सकता। और वहां तक पहुंच गया प्रेसिडेंट, महामहिम प्रेसिडेंट तक। लेकिन थोड़ा और गाइडलाइन में भी नेक्स्ट टाइम गाइडलाइन भी आएगा, क्योंकि इस चीज का जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को विस्तृत स्वरूप में देखें तो क्या ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने विधेयकों को स्वीकृत करने की समय सीमा राज्यपालों के लिए बांधकर राष्ट्रपति को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो भी सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है और मंत्रिमंडल की सलाह पर चलने के लिए बाध्य है। क्या मानते हैं वो? नहीं सुभाष जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, बार बार हम उसको तो कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कमांडेबल डिसीजन दिया है। लेकिन सवाल यह कि यह फैसला मांगा किसने? यह फैसला आर एन रवि ने मांगा। आर एन रवि ने मांगा, मतलब कोई आर एन रवि उसके लिए जो महामहिम गवर्नर हैं तमिलनाडु के, वो नहीं गए कोर्ट में। लेकिन उस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई जिससे लोग गए कोर्ट में, और उनके लेकर के, ये रवि के खिलाफ फैसला नहीं है, राज्यपाल पद के खिलाफ है। तो उसी तरह से ये परिस्थितियां जो पैदा हुई हैं, ये पैदा हुई परिस्थितियों का जवाब है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बहुत शानदार जवाब है। तो ये सबके लिए जो संविधान कह रहा है, संविधान वहां भी यही कहता है। राष्ट्रपति के लिए भी संविधान यही कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। मंत्रिपरिषद कौन सी होगी? जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। राज्यों में वही मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी, उसकी सलाह पे काम करेंगे। एक बार बिल भेजा, दस्तखत कर दो, आपको लगता है कि आपत्ति है कुछ, सरकार को भेजो दोबारा, कैबिनेट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको पास करके भेज देती है आपको, देन यू हैव टू साइन, आपको दस्तखत करने हैं, दस्तखत करके भेज दो। अच्छा बुरा जो भी होगा वो निर्वाचित सरकार जवाब देगी ना, आप तो नियुक्त किए हुए हो। तो जो कहा जाता है, जो आप और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यू आर लाइक ए रबर की मोहर, दस्तखत करो, अपना काम पूरा करो। लेकिन इन दिनों, अब पिछले सालों में, 10 15 20 सालों में ये हो गया कि राज्यपाल खुद आगे बढ़ के कहते हैं कि हम राजभवन की शोभा बन के नहीं रहेंगे। अब राजभवन की शोभा बन के नहीं रहोगे तो आप पैरेलल गवर्नमेंट थोड़ी चलाओगे भाई। फिर जनता जिसको चुन के मुख्यमंत्री भेज रही है, वो काय के लिए भेज रही है? वो जनता करेगी। तो ये फैसला सबके ऊपर है। और जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो, और बहुत सी चीजें जो सनी जी कह रहे थे कि कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत काम करने के गवर्नर्स के लिए आने चाहिए, बनने चाहिए, या देगा आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट। मैं मानता हूं कि देश के गवर्नरों को, देश की सरकारों को, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, इस फैसले से सबक लेकर के और उन परिस्थितियों को टालना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को राज्यपालों के लिए काम करने के तरीके या काम करने के 1 2 3 4 5 6 कुछ नॉर्म्स तय करने पड़े। मैं उन नॉर्म्स को तय करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उन नॉर्म्स को तय करने को राज्यपाल पद के लिए बहुत अच्छा भी नहीं मानता हूं कि राज्यपाल भी आखिर में। और यहां मैं एक चीज अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं, मुझे नहीं पता मैं सही हूं गलत हूं उसमें, लेकिन राज्यपाल तजुर्बेकार लोगों को बनाया जाना चाहिए, परिपक्व लोगों को बनाया जाना चाहिए। और ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन आमतौर पर उसमें राज्यपाल जो हों वो राजनीति से जुड़े तपे हुए लोग होने चाहिए, समाज सेवा से जुड़े तपे हुए लोग होने चाहिए। किसी भी नौकरशाह को या किसी और दूसरी तरह की सेवाओं से आए हुए लोगों को उस पद पर नियुक्त करने में असाधारण योग्यता का ही ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज वहां नियुक्त नहीं होनी चाहिए। अगर मैच्योर पॉलिटिकल लीडर होगा, आई एम अगेन यूजिंग वर्ड मैच्योर पॉलिटिकल लीडर होगा कोई, तो वो मणिपुर की स्थितियां नहीं बनने देगा। राज्यपाल होते हुए भी वो बुलाएगा चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर्स को,
समाज के लोगों को, और उनसे फिर बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम कितने राज्यों में देख रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए संविधान के दायरे में सबको रहने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, भारत सरकार हो, केंद्र सरकार हो, और उसके तहत अगर काम करेंगे। अब तो हम रोज पढ़ रहे हैं कि संघवाद की क्या धज्जियां उड़ने जैसी स्थितियां हो रही हैं। वो क्यों होनी चाहिए? और उनके नतीजे बहुत अच्छे नहीं होते। उनके नतीजे यही होते हैं कि एक राज्य आपके कंट्रोल में आने की कोशिश होगी, दूसरे 4 राज्य बाहर निकल जाएंगे। जी। संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, लेकिन उसकी देखरेख करने वाले लोग अगर बुरे हैं तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। सनी जी बताएंगे कि इस पूरे मामले में देश की आजादी यानी संविधान लागू होने के बाद से राज्यपालों की जो हालत रही है उसमें 10 साल में ज्यादा गिरावट आई है। ये कहा जा सकता है कि हम सिर्फ मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। इन 10 सालों में ये सवाल इस तरह प्रखर हो गए हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इसमें न सिर्फ हस्तक्षेप करना पड़ा बल्कि राज्यपालों को दायरे में बांधने की कोशिश भी करनी पड़ी। जैसे ये 10 साल का पीरियड है या 20 साल का पीरियड है, ये पीरियड में ये भी हुआ है गवर्नेंस का, राज्यपालों का जो स्टेटस या स्टेचर या बिहेवियर नीचे आ गया। लेकिन पैरेलल ये भी है हुआ, पॉलिटिशियंस का भी लेवल और बिहेवियर वो भी नीचे आ गया। ये सब कनेक्टेड है। और जो जिस तरह का अनरेस्ट, इनडिसिप्लिन पॉलिटिक्स में और बाकी जगहों पे जो हो रहा है, इसका एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन ये जो डिटेरियोरेशन है, यू हैव टू स्टॉप इट समवेयर। ऐसा नहीं चल सकता, कहाँ तक पहुंच जाएगा ये। प्लस बीच बीच में इस तरह का डिस्कशन होता है, गवर्नर का पोस्ट का जरूरी है। वैसे तो मेंटेनेंस ऑफ राजभवन इतना एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है, खर्चा बहुत होता है, और उनके पास काम कम बताता है। काम तो दे रखा है, और क्या काम करेंगे। ट्राइबल वेलफेयर है उनका इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो। बाकी तो गवर्नेंस तो इस तरह का गवर्नेंस है, ओवरऑल सुपरविजन, सुपरवाइजरी, और एनहांसिंग द जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्शन है, वो बिल्स वगैरह का क्लियरेंस इस तरह का है। तो एक्चुअली इस तरह का इमेज है एक गाइड का और वो फैसिलिटेटर का। वहां से ये अभी स्पेशली ये जो डेवलपमेंट है, रिसेंट डेवलपमेंट है, और भी इसलिए भी सीरियस है। फेडरलिज्म पे जो अटैक ऑलरेडी हो रहा है, या लोगों में इस तरह का फीलिंग है फेडरलिज्म अभी यूनिटरी सेटअप की तरह जा रहे हैं लोग, सेंट्रलाइज पावर है इवन पार्टीज में भी, और कंट्री में भी, देश में भी इस तरह का हो रहा है। जैसे जो अभी जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जो चर्चा चल रहा है, एमपी सीट्स का जो नंबर बढ़ाने का, घटाने का जो भी है, उस पर एजिटेटेड है। हिंदी और तमिल इस तरह का सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, उस पर भी नीट का जो है प्रोसेस, प्रोसीजर, कई कंट्रोवर्सीज जब है, गवर्नेंस को इस तरह का एडवाइस देना चाहिए या एडवाइजरी होना चाहिए, आप थोड़ा कॉशियसली और केयरफुली हैंडल करें, क्योंकि आप आग से खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है ये जो डिस्टर्ब करके, गोविंद जी ने कहा एक जगह आप संभालो और 4 जगह बाहर निकल जाएगा। एक नहीं अनेक जगह ये इस तरह का डिस्टरबेंस की तरह जा रहा है। और अगर आपको ब्लेम करना है तो खुद को ही ब्लेम करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि सब जगह नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। मणिपुर का तो एग्जाम्पल तो बहुत खराब एग्जाम्पल है, अनरेस्ट वेस्ट बंगाल में, और ये इवन छत्तीसगढ़ वगैरह में क्या है, सेंट्रल रूल है वैसे, सच बताए तो। और यहाँ एनडीए नहीं है, वहां भी सेंट्रल रूल इम्पोज करने का कोशिश है।
ठीक है, गवर्नर को डिसमिस नहीं किया या स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नर को क्यों डिसमिस करेंगे, खुद का गवर्नर। स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने का हिम्मत नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ तो इस तरह का स्थिति में तो गवर्नर को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे, कुछ भी हो सकता है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस ये पोस्ट पे भी बहुत कम हो गया और स्तर नीचे आ गया। ये सुधारने का जो हर कोशिश, हर तरह का हर संभव कोशिश करना चाहिए। और ये अदरवाइज ओवरऑल जो क्वेश्चन मार्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो जो है गरिमा, वो मेंटेन करने का जिम्मेदारी तो रूलिंग पार्टी पे सबसे ज्यादा है। और गवर्नर का इमेज प्रोटेक्ट करने का भी जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट इन पावर का ही है। इसलिए ये इस तरह का जो करना इनडायरेक्टली तो एक कोर्ट वर्डिक्ट के ऊपर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी है, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट्स में गवर्नर्स। इसीलिए ये तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे सीरियसली विचार करना चाहिए, ये मेरा राय। राज्यपाल का वर्डिक्ट और भारत की लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, वहां भी विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि पीठासीन अध्यक्ष संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रहे। वो विपक्ष की आवाज को पूरी तरह कुचलने की कोशिश करते हैं। ये अंतिम सवाल है, गोविंद जी बताएंगे कि क्या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से कोई सबक सीखेंगे, या ये इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला देना पड़ेगा? सुभाष जी, जो मैंने बीच में कहा एक जगह, मैं फिर उसको दोहराता हूं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां हमने जिन जिन संस्थाओं के नाम आपने लिए या जिन जिन संस्थाओं के नाम इस चर्चा में आए, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका खुद भी उसमें शामिल है एक सीमा तक। ये फैसला तो ऐसा है जिस पर तो मतलब जितनी वाहवाही हम करें, लेकिन अभी आपने देखा ही एक जो केस जस्टिस वर्मा का हुआ, तो कुल मिला के हमारी सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं इन वर्षों में, इंक्लूडिंग हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, मीडिया भी, वो सब सवालों के घेरे में। सब की स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि आम जनता में ये धारणा बनती जा रही है कि जिसको जो काम करना चाहिए वो संस्था या व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा। ऐसे में ये जो फैसला है, ये निश्चित तौर पे जो आपने कहा, ये सब लोगों के लिए एक संकेत है कि वो कैसे काम करें और कैसे काम क्या करना है। संविधान लिखा हुआ है हमारे यहाँ, अलिखित तो है नहीं संविधान ब्रिटेन की तरह, लिखित संविधान है, स्थापित परंपराएं हैं, उनके तहत काम करो, संविधान की सीमाओं में काम करो। अब हम बात तो संविधान की करते हैं, बात तो हम नियम कायदों की करते हैं। अभी हमारा राजस्थान विधानसभा का सत्र हुआ और दूसरे विधानसभाओं के सत्र होते हैं, लोकसभा के राज्यसभा के सत्र होते हैं। हम पढ़ते हैं कि पीठासीन अधिकारी ये बयान देते हैं कि हमने इतने घंटे काम किया, इससे असाधारण काम कर लिया, ये कर लिया। लेकिन एक तो क्वांटिटी और एक क्वालिटी, जो काम किया उसकी क्वालिटी क्या है, जो हमने बिल पास किए, विधेयक पास किए, जो हमने कानून बनाए, उन कानूनों की क्वालिटी क्या है कि कल हम कानून बना रहे हैं, आज हम उसमें संशोधन कर रहे हैं। वो किस लिए हो रहा है? कि वो इसलिए हो रहा है कि वहां चर्चा होती नहीं, चर्चा करने वाले लोग नहीं है। हमारे यहाँ विधानसभा में जब होती थी चर्चा, तो कानून सरकार बना रही है, उस समय मान लीजिए कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन ये तय था कि विपक्ष की तरफ से गिरधारी लाल भार्गव होंगे, उजला अरोड़ा होंगी, तारा भंडारी होंगी, ये मैं राजस्थान की असेंबली की बात कर रहा हूं, भैरव सिंह शेखावत होंगे, माननीय अध्यक्ष जो आज लोकसभा के हैं ओम बिरला जी होंगे, सारे लोग होंगे ये।
तो कुल मिलाकर के काम सबको इस फैसले को एक दिशा मान के अपने लाइन तय करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोनों दिग्गज विश्लेषकों ने ये बताया कि संविधान क्या चाहता है और संवैधानिक प्रमुख उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।